नमस्ते साथियों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आज फिर ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। आज हम लोग शुरू करेंगे बीपीएससी का जो हमारा पहला पेपर है, भाषा, है ना। आज हम लोग भाषा से शुरू करेंगे बीपीएससी का पहला पेपर, ना। बीपीएससी का पहला पेपर जो हमारा क्या है, वो भाषा है ना। और पहले पेपर में कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न है टोटल, और 100 नंबर के ही, मतलब है 1 नंबर का 1 प्रश्न हमारा है। तो इसमें कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 25 प्रश्न जो है वो हमारी इंग्लिश से रहेंगे। कहाँ से? अंग्रेजी से, ना। 30 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे, और जो 75 प्रश्न है वो हमारे भाषा, यानी कि भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इतनी भाषाएं, ठीक है। तो जो भाषा में जो जो हमको पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास अच्छे से स्टार्ट करते हैं। भाषा में हमको क्या पढ़ना है? वर्ड, ना। उसके आगे शब्द, वाक्य, शब्द, वाक्य, फिर आगे विकारी, विकारी शब्द यानी कि जिसको हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद अविकारी, अविकारी, हाँ। आगे आ जाइए, संधि, संधि, समास, आगे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और आगे बताते जाइए। वर्ड, शब्द, वाक्य, वाक्य यानी कि वाक्य रचना, वाक्य को तोड़ना, ठीक। इसमें आ गया क्या नाम है? शब्द में हमारा शब्द भेद, देश शब्द कौन से हैं, विदेश शब्द कौन से हैं, फारसी शब्द कौन से हैं, अरबी शब्द कौन से हैं, ठीक। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, सारी चीजें इसी में आ जाए, ठीक। आगे हमारा हो गया कारक चिन्ह, हो गया। थोड़ा सा अलंकार वगैरह भी देख लेंगे। अलंकार, वर्तनी शुद्ध, स्पेलिंग, है ना। वर्तनी शुद्ध हम कैसे शुद्ध लिखें? हम लोग तत्व को लिखते हैं तत्व, कैसे लिखते हैं? तत्व, जो कि बिल्कुल गलत है। तत्व को लिखा जाता है ता, फिर आधा ता, फिर आधा ता, फिर हुआ। अभी हमारा हो गया क्या? तत्व, ठीक है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपटीशन हमेशा चयन करने के लिए नहीं हो। कंपटीशन इसलिए होता है कि आपको रास्ते से हटाया जा सके। रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं कि गर्दन उतार देना, कि उस जो लीक है वहां से आपको हटाना। लेकिन जो बच्चे अपनी प्रतिभा से, अपनी काबिलियत से यहां से हटते नहीं है, उनका चयन हो जाता है। और एक चीज भी और मैं हमेशा बोलता हूं बार बार, कि लापरवाही से पढ़ाई करने पर एकेडमिक एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, कंपटीशन नहीं। ये बिल्कुल सीरियस होके अच्छे से आप सभी हमारे साथ लग जाइए, ठीक। आज हम भाषा का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, वर्ड। वर्ड, वर्ड। अब आप लोग बताइए, वर्ड कहते हैं किसे हैं? वर्ड किसे कहा है? हम किसे कहेंगे वर्ड? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं वर्ड, या अक्षर, या मैंने लिख दिया अक्षर। अक्षर में हमारे क्या है? आ है, का है, शा है, सारी चीजें अक्षर में हमारे, ठीक है। अब अक्षर कहेंगे किसको हम? ये तो बताइए, अक्षर किसको कहेंगे? साहित्य की, ध्यान से सुनिए, साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई, साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके,
जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक। साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई, साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन या जिसको तोड़ा ना जा सके, का खंडन ना किया जा सके, का खंडन ना किया जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं, उसको हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, हमारे आते हैं स्वर, फिर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या है? स्वर व्यंजन की डिफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? स्वर की परिभाषा आप लोग बताइए। स्वर हम उसे कहते हैं जिसको बोलने में किसी अन्य अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े, या जो स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। जैसे हमने कहा आ, ई, उ, ए, ओ, ये स्वतंत्र हैं बिल्कुल, ये किसी पर आश्रित नहीं है, किसी पे आधारित नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। व्यंजन पे जब हम आते हैं, व्यंजन किसे कहा जाएगा? स्वर की सहायता से, स्वर सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को, बोले जाने वाले वर्ड को, शब्दों नहीं सॉरी, वर्ड को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता, जैसे मान लिया हमने बोला का, तो हमने का बोला, ने बोला क्या बोला? का, हमने बोला का। अब का को जब हम अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो आधा का आ जाएगा, इसके नीचे हलंत, और आगे हमारा क्या आ गया? आ। अब आप लोग ये बताइए, आ जो हमारा है ये स्वर है कि नहीं है? आप बताइए, स्वर है कि नहीं है ना? तो वही मैंने बताया कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, बोले जाने वाले अक्षर को हम व्यंजन कहते हैं, कि ये इसके बिना अधूरा है। हाँ, जैसे आप बोलते हो अपनी मोहतरमा से, बूबा से, तुम्हारे बिना क्या, हम अधूरे हैं बिल्कुल। ऐसे व्यंजन भी कहता है स्वर से कि हम तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और महबूबा क्या कहेगी? तुम चले जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो है स्वर, स्वतंत्र है, इसको कोई फर्क नहीं। तो फिर जब ये चली जाती है, ये क्या कहता है? तेरी बेवफाई को मैंने अपनी आंखों में सजा रखा है, तेरे जाने के बाद हमने मोहब्बत का नाम दगा रखा है। दगा मतलब धोखा। चलिए, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बताइए? जो छोटे होते हैं, आ, ई, उ, ए नहीं सॉरी, आ, ई, उ। दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, और ये सब जिसमें मात्राएं लगती, बड़ी मात्रा। व्यंजन पे भी आते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये सब हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, स्वर पे आ गया, अब हम लोग आ गए स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है ना। इनकी संख्या 11 है। मात्राएं इनमें क्या क्या? मुख्यतः 3 ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें क्या लगता है? कम समय लगता है,
जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय, यानी कि अ, ई, उ, आयु, है ना, इन्हों ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इसे लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को पता चले पूछ लिया कि बताइए लघु स्वर किसे कहते हैं। आप पढ़ के गए हैं ह्रस्व स्वर, याद ही नहीं आ रहा है ना? तो इसके और भी कई नाम है, लघु स्वर, छोटा स्वर और एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। इन्हें गुरु स्वर, बड़ा स्वर, दो मात्रिक स्वर तथा संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। फिर अब देखिए, एक प्रश्न भी यहाँ पे आ गया है, पूछा गया है। प्रश्न चलिए बता दीजिए, प्रश्न आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक। प्रश्न आप लोग, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए 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 बताइए। ये कमेंट में बताना चाहिए। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। पहले आया बिल्कुल कम समय, फिर उसका दोगुना, अब उसका तिगुना, कि हम दोनों मिल के 3 हो जाते, तो प्लुत स्वर कहते है कि नहीं? दो लोग मिलेंगे तभी तो 3 होंगे। प्लुत स्वर को हम त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग मंत्र जाप या फिर दूर से बुलाने के लिए किया जाता है ना? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैसेज क्या बोलते हैं, आई आई, आई लव यू बोलते हैं ना, तो आई बहुत ज्यादा बार लिखते हैं, आई 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 ऐसे कई बार लिखेंगे। फिर ऐसे एल 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 एल, फिर ओ, फिर वी, फिर यू कहेंगे आई लव यू। तो इसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। जैसे हम ओम का जाप करते हैं, ओम बोलते हैं ना, ये तो आपको समझाने के लिए किया, ये आजकल बहुत चल रहा है ना, आई लव यू, यू, या फिर हम बोलते हैं तो एम कर देते हैं कई बार। तो ये इसी का एग्जाम्पल है, प्लुत स्वर का। चलिए, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग आते हैं, वो तो मान लीजिए 3 हमारे जो मेन स्वर थे, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आते हैं संयुक्त स्वर पर। ठीक, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ? संयुक्त स्वर, जिन स्वरों की रचना दो अलग अलग स्वरों के मिलने से होती है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ प्लस ई, फिर ए, आ प्लस ए, ओ, आ प्लस उ, ओ, आ प्लस ओ। ठीक है, ये हमारे कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त, संयुक्त स्वर, ये कौन कौन से स्वर हमारे? संयुक्त स्वर। आगत स्वर लिखिए, इस स्वर को विदेशी स्वर तथा मेहमान स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ, हम लिखते हैं ना ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, आ के ऊपर ऐसे चंद्रमा की तरह बना देते हैं, लेकिन ऊपर बिंदी नहीं लगाते, है ना, अर्ध चंद्र बिंदु उसको। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, आंख, चांद, ठीक। वर्णमाला का एकमात्र ही वर्ण ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा का है, वो है अ।
समझ में आया? एग्जाम में पूछ लिया तो सोचेंगे कि अंग्रेजी भाषा कहाँ से आ गई हिंदी में। तो जैसे हम ऑनर लिखते हैं ना, ऑनर, तो के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जाति के आधार पर स्वर का विभाजन। किसके आधार पर? जाति के। जाति के आधार पर स्वर का विभाजन, यानी कि जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ठीक, और क्यों इसका विभाजन जाति के आधार पर हमको करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? जाति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। सजातीय स्वर यानी कि समान जात के। सजातीय जैसे नहीं बोलते हैं कि ठाकुर ठाकुर एक साथ रहें, ब्राह्मण ब्राह्मण एक साथ रहें, बनिया बनिया एक, तो वो सजातीय होता है कि एक ही जाति के। देखिए, समान जाति या एक ही जाति, है ना, कही जाति, कही जाति, एक ही जाति के होने के कारण इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। जैसे आ, ई उ ऊ, तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब एक ही जाति यानी सजाती। अब विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? ठीक, असमान जाति के यानी कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग, अलग अलग जातियों, ठीक। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, री। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए, बातें हैं उत्पत्ति के आधार पर, देखते हैं के आधार पर, उत्पत्ति के, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद क्या क्या हैं, इसमें भी दो भाग। ठीक, अब तक जाति के आधार पर देखे, अब उत्पत्ति के आधार पर। मूल स्वर, इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, री। संधि स्वर, इनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के संयोग से होती है और इनका प्रयोग हमें संधियों में देखने को मिलता है, ठीक, इसीलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसको देखते हैं कि कैसे ये संधि स्वर हैं, को भी देखते हैं कि ये संधि स्वर क्यों हैं और कैसे हैं। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाया, ठीक, संधि स्वर यानी कि दीर्घ संधि। फिर छोटी छोटी मिलके बड़ी बनाई, ये भी संधि, दीर्घ संधि। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाया, ये भी दीर्घ स्वर, ठीक। आ, ई, यानी कि छोटा और छोटी मिलके ए बनाता है, तो यहाँ पे गुण संधि आ गई हमारी। आगे देखिए, छोटा आ और ए मिलके ऐ बना रहा है, तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। छोटा आ और ऊ मिलके ओ बना रहा है, गुण संधि। फिर छोटा आ और ओ मिलके औ बना रहा है, तो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि पढ़ाते टाइम मैंने पहले भी बताया कि जहां पे दो मात्रा दिख जाए ऊपर, वहां पर कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके वृद्धि संधि लगा देना है। जहां पर भी दो मात्रा लिख जाए, यानी कि ऐ, यहां जैसे हमने लिखा एक एक, तो ऊपर दो मात्रा आ गई ऐ की, ठीक, तो यहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी और कुछ करना ही नहीं है। ऐ और ओ, इन्हीं दोनों के फल स्वरूप, यानी कि ये जिससे भी मिलके बनते हैं, उसके उपरांत जो हमारी संधि बनती है, वो कौन सी संधि है? वो हमारी वृद्धि संधि, ठीक है, वो वृद्धि संधि। अब आ जाइए जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि जिह्वा के आधार पर, यानी कि मुख के आधार पर, कि हमारे बोलने के आधार पर, बोलने के तरीकों के आधार पर, ठीक है।
जीभ के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं। जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर ई ए ऐ ओ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ उ ओ और अ। यानी कि आप खुद ही बोल के देखिए। ई कहिए छोटी ई, तो देखिए मुख के अग्रभाग से, जिह्वा के यानी कि जीभ के अग्रभाग से निकलती है, आगे। अग्र मतलब अगला या आगे, ठीक। तो ई, फिर बड़ी ए कहिए, ये भी आगे आ रहा है। ऐ और री, ये जीभ के अगले भाग से, अगले भाग, ठीक। मध्य स्वर अ, छोटा बोलते हैं तो बीच में जाता है, यानी कि जीभ के मध्य में, जीभ के मध्य में। पश्च स्वर, जो हम बड़ा आ बोलते हैं, आ उ, फिर बड़ा ओ औ, ये जीभ के पश्च भाग यानी पीछे भाग में, जीभ के पिछले भाग में, जीभ के पिछले भाग में, ठीक। समझ में आया? इसी तरह आगे आ जाइए, ओष्ठ के आधार पर देख लेते हैं। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत खंगाल के पूछता है, ठीक है। ओष्ठ के आधार पर इसमें भी 2 भागों में बांटा गया, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्या है? ऐसे स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल आकार में हो जाते हैं, यानी कि वृत्त। ऐसे हम कहें ऊ बोलिए, देखिए आपका मुंह गोल जैसा हो गया कि नहीं, ऊ, ठीक। ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ और जब अ बोलते हैं, ऑनेस्ट वाला आ, ऑनेस्ट वाला, ऑनेस्ट वाला, है ना। तो मुख का आकार गोल हो जाता है, मुख का आकार गोल हो जाता है, ठीक है। मुख का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। अवृत्तमुखी में मुख का आकार गोल नहीं होता, जैसे आ ई री ए ऐ, ठीक। इसमें मुख का आकार गोल नहीं होता, इसमें गोल हो जाता है, ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग अयोगवाह पे। अयोगवाह वर्ण कौन कौन क्या क्या है, ठीक। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, हाँ, योग ना होने पर भी साथ रहे। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने ये स्वर कहे हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, यानी कि इनका मत है, का कहना है, ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। ये इन दोनों के ध्वनियों को अयोगवाह कहा, अयोगवाह यानी कि जो योग ना होने पर भी साथ रहे। कहने का मतलब है कि आपकी शादी हो जाए किसी और से, प्रेमिका से ना हो, उसके बाद भी आप उसके संपर्क में रहो, किसके? अपनी प्रेमिका के, तो आप क्या कहे जाओगे? अयोगवाह, ना। जो योग ना होने पर भी साथ है ना, वो भी कहेगी वाह कितना प्रेम करता है। तो फिर अंगा और अह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है, ना इधर के ना उधर के, नपुंसक वर्ण भी इनको कहा जाता है, ठीक। किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह वर्ण तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने नपुंसक वर्ण कहा है। ये दोनों जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने
अंगा और अह को क्या कहा है? अयोग वाह। अयोग वाह से किशोरी दास ने, और धीरेन्द्र ने नपुंसक। नपुंसक। अब इसको याद कैसे करना है ये भी देखिए, तो मान लीजिए भूल भी जाएगा तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो देखिए अयोग वाह, आ पहले आता है, जब हम वर्णमाला शुरू करते हैं सबसे पहले आ आता है, ठीक, अयोग वाह। और का भी पहले आता है, का, व्यंजन में का हमारा सबसे पहले आता है, तो आ और का के कॉम्बिनेशन से इसको याद कर लीजिए। और दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा कि नपुंसक ना बाद में आता है, धा भी बाद में आता है, आ वर्णमाला में सबसे पहले आता है, और यानी कि जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण का जो पहला अक्षर है इसमें आ पहले आता है और ना बाद में आता है। और फिर जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका नाम का देख लेते हैं, उसमें का पहले आता है, धा बाद में आता है, तो का हमारा यहां आ जाएगा किशोरी आ के साथ, अयोगवा के साथ, और धा गया ना के साथ, यानी धीरेन्द्र वर्मा। बस इतना सा दिमाग चलाना है, ठीक है। इनकी संख्या दो है। अंगा को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे मंदिर, संदीप, कंठ, दुख, तरीके से। चलिए अब हम लोग आते हैं अक्षर पे। अब तक हम लोग वर्ड पढ़े हैं, अब आएंगे अक्षर, ठीक। अक्षर और वर्ड, अक्षर और वर्ड, अक्षर वर्ड दोनों लगभग सेम होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। दोनों क्या होते हैं? लगभग सेम होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं, है ना। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बद्धाक्षर के, जैसे अर्थात, श्रीमान, भगवत, यानी कि जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, या कभी कभी शिवम लिखते हैं, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिवम के नीचे जब हलंत लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर जिसका अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे रखना, दानी, महात्मा आदि। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग आते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान पे। यहां से भी प्रश्न जरूर आता है, स्वरों के उच्चारण स्थान पे, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक। कंठ से क्या क्या बोला जाता है? छोटा आ, बड़ा और अह, कंठ। आ बोलिए, अब बीच से देखे, आ, है ना। तालब्य ई, बड़ी, मूर्धन्य री, ओष्ठ ऊ, बड़ा ऊ। ऊ बोलते हैं तो हमारा होंठ जो है गोल आकार में हो जाता है। कंठ तालब्य ए और ए, यानी कि तालु से भी और कंठ से भी ए और ए बोले जाते हैं। कंठोष्ठ यानी कि ओठ से भी और कंठ से भी, ओ और औ। नासिक, ये अंगा जिसको हम अंगूर वाले में प्रयोग करते हैं, उसका नासिक, हाँ। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब हम लोग आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, ठीक।
व्यंजन पे हम लोग शुरू करते हैं, व्यंजन। ठीक, व्यंजन की परिभाषा क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किस है? स्वरों की सहायता। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जैसे का, क्या, है ना। आगे आ जाइए। हलंत को हल चिन्ह भी कहा जाता है, यानी कि जब किसी अक्षर के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं तो वो स्वर को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ व्यंजन बन जाता है ना। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, यानी 33। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट तथा स्पर्श, होस्ट को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन का उदय जीभ से टकराने के बाद होता है, इसीलिए इन्हें उदित व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए कई सारे नाम आ रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर से देखिए इसको। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन का उदय जीभ के टकराने के बाद होता है, इसीलिए इन्हें हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की तुलना 25 होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चार्ट, चार्ट जरूर याद होना चाहिए हर हाल में, हर 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 हाल में है। का वर्ग, का वर्ग को बोला जाता है, का वर्ग मतलब का से लेकर के घा तक, है ना। का से लेके अंगा तक, यानी कि हर वर्ग में जितने 5 वर्ण हैं सबको, समझ में आया। का वर्ग। कंठ, कहां से बोला था? कंठ से। तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कहां से? कंठ से बोले जाते हैं। यही एक चीज और अभी समझाऊंगा इसी चार्ट के माध्यम से। च वर्ग, तालव्य से, तालु से। च, अब बोलिए का वाला, आप खुद बोल के देखिए। का बोलिए, का, खा, गा, घा, देखिए यहां से एकदम निकल रहा है अंदर से। बोलिए का, खा, यहां से एकदम आ रहा ना। अब चा, चा को बोले, चा वर्ग को बोले। चा, देखिए जीभ के बीच में, जीभ ऊपर जाके एकदम टच कर रही है। चा, जब तक जीभ ऊपर जाके टच नहीं करेगी आप बोल भी नहीं पाओगे। चा, छा, जा, झा, जीभ हमारे ऊपर तालू में जाके टच करती। अब टा वर्ग, ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा यानी मूल से। ट, ट, ह, ड, ध। अब ता वर्ग, दंत से बोला जाता है। दंत यानी दांत से। बिना दांत, आपकी जीभ जब तक दांत में टच नहीं करेगी आप ता वर्ग का कोई भी अक्षर नहीं बोल पाओगे। कोशिश कर लो, बोलिए ता, ता बोलिए। बिना जीभ दांत में टच किए ता को बोल नहीं सकते। ता, था, दा, धा, ना, सब में। अब पा वर्ग, ये होस्ट से बोला जाता है, यानी ओठ से। पा, जब हमारे दोनों ओठ आपस में मिलते हैं तो इस वर्ग का उच्चारण होता है, पा। जब तक दोनों होठ नहीं मिलेंगे तब तक हम इसको नहीं बोल पाएंगे। ठीक, मिला के देखिए, अपना अपना ओठ मिलाना सब लोग, ठीक है, दूसरे का नहीं। पा वर्ग, बिना होठ के सहायता से इसको नहीं बोला जा सकता, तो इसको इसीलिए इसको ओष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि ओष्ठ के अंतर्गत रखा। अब चलिए, ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब इसी में एक चीज और है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, है ना। पहले हम लोग देख लेते हैं अघोष क्या है। अघोष यानी कि जब घर्षण कम लगे, बल कम लगे, जैसे
क ख च छ टा ठा ता थ प फ, ये अघोष हैं, इसमें ज्यादा घर्षण लग ही नहीं रहा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला एंड दूसरा वर्ण, ये क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा। सघोष कौन सा है? तीसरा और चौथा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, ग घ ङ, च छ य, ट ठ ड़, द ध न, ब भ, कितना घर्षण लग, ब भ, घर्षण लग रहा है कि नहीं? इसलिए इनको सघोष बोला जाता है, यानी कि घोष के साथ बोलते हैं ना, उद्घोष कर दो किसी चीज का, मतलब क्या, ज्यादा तेज आवाज हो जाए या ज्यादा बल लगने लगे। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो हमारा क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष होता है। ठीक, किसी को कोई डाउट डाउट हो तो बताइए, नहीं ना? अब चलिए, ये हो गया, घोष सघोष हो गया। अब अल्प प्राण और महाप्राण भी देख लेते हैं। अल्प प्राण और महा, जब बोलने में कम समय लगे, यानी जैसे का गा, का बोलते हैं तो कम समय लगता है, लेकिन खा बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन फिर जब गा बोलते हैं तब कम समय लगता है, ग। फिर जब घा बोलते हैं तब ज्यादा समय लगता है। फिर जब अंगा बोल देते हैं तो कम समय लगता है। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण, ध्यान से, पहला तीसरा अल्प यानी कम समय लग रहा है, जैसे क ग अंगा, च ज या। लेकिन जब से हम दूसरे पे चढ़ते हैं, दूसरे पे जैसे पहुंचते हैं, आ घ, तो ज्यादा समय लग रहा है ना, तो ये इनको क्या कहा जाता है? महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण, महाप्राण को देखिए, दूसरा और चौथा। ठीक, समझ में? अब प्रश्न कैसे बनता है यहां से, ये भी देखिए, प्रश्न कैसे बनता है ना। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण बताइए। अघोष महाप्राण, तो मान लीजिए एक दे दिया का, फिर दे दिया टा, फिर दे दिया मान लीजिए एक दे दिया पा, और एक दे दिया खा। तो पूछ लिया इसमें से अघोष महाप्राण कौन सा है, तो कौन सा है? हा है हमारा, महाप्राण भी है, अघोष भी है। इस तरीके के प्रश्न इसमें बनेंगे। ठीक है, चलिए अब अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं तो भी देख लेते हैं। हम स्पर्शी व्यंजन देख चुके हैं, स्पर्श व्यंजन जल्दी जल्दी इन व्यंजनों को अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण इन्हें अंतस्थ, अंतःकरण यानी हृदय से, अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर रहने वाला। जैसे या रा ला वा, या रा ला वा, बस यही इतने हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं? यहां से पूछा भी जाता है, या रा ला वा, या रा ला वा, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, ऊष्म व्यंजन को देख लेते हैं। तीनों सा जो हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन का, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से मुख से उष्मा निकलती है। जैसे हम बोलते हैं कि सा, जो दंत सा हमारा है, सा, फिर शा, फिर शा। तो और इनको कहा कि शा 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 हा। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जितने सा हैं, तीनों जो हमारे सा हैं, शा शा शा, ये अघोष महाप्राण इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघोष महाप्राण।
हा वाले को क्या कहा जाता है? सघोष महाप्राण। सघोष महाप्राण, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छात्राज्ञा। छात्राज्ञा यानी कि जब दो व्यंजनों के मेल से, जैसे हमने कहा अच्छा, इसमें क्या क्या का, आगे बताइए। शा, यहाँ को हम देखते हैं तो इसमें आधा जा यहाँ हमारा बना होता है। त्रा को देखते हैं तो ता रा। समझ में आया? द्विगुण व्यंजन, जिनमें दो तरह के गुण होते हैं। द्विगुण नाम से ही स्पष्ट है। अड़ा यानी सड़क वाला और बढ़ई वाला, ठीक। अब आगत या गृहीत, जिनके नीचे हम, ये उर्दू में ज्यादा प्रयोग होते हैं। आगत या गृहीत, जिनके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं। देखिए का खा ग ज फा, ठीक। इनकी संख्या 5 में होती। जैसे हम बोलते हैं ना अफा, फा के नीचे ऐसे लगा, दफा, फा के नीचे। समझ में आया? आगे आ जाइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि इन 5 वर्णों के आगे नुक्ता चिन्ह लगते ही ये अरबी फारसी के हो जाते हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पराड़कर जी तथा टंडन जी तथा काशी नागरी प्रचारी सभा ने कहा हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह चीज स्वीकार नहीं, उर्दू की चीज हमारे यहाँ। वैदिक व्यंजन को देखते हैं। जो वर्ण वेदों की तक ही सीमित रह गए, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता, इसे वैदिक व्यंजन की संख्या 1 है। ला, इसे लुंठित रा भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में भी आता होता नहीं, ठीक। आता क्या? बिल्कुल ही नहीं आता। हमारे अल्प प्राण हो गए, अघोष सघोष हो गए, ठीक है। कहाँ कितना समय लगता है ये सब भी हो गए। अब जो हम लोग अगली क्लास करेंगे शब्द पे करेंगे, शब्द भेद, ठीक। आज की क्लास में हमारा इतना ही। इसको एक दोबारा से आप लोग क्लास के बाद जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन जिसको कोचिंग लेनी है वो लक्ष्मी नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में। यहाँ के आप विजिट कर सकते हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास। और जिसको कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, डेली क्लासेस चाहिए, तो वो ड्रीम सेतु टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। ओके।